बच्चों, आज फोर्थ लेसन गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले बच्चों बताया था एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर साइंटिस्ट है, उसने एक सर्किट का एक परिपथ का क्या नियम दिया वो समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं कि यदि किसी चालक तार में धारा बह रही है तो उस धारा को हम एक पथ के द्वारा चारों ओर से बाउंड कर लेते हैं। किसी पथ के द्वारा चारों ओर से बाउंड घेर लेते हैं। तब जो पथ है उसके अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ के द्वारा जो घिरी हुई धारा है, इसमें जो धारा बह रही है, पथ के द्वारा घिरी हुई धारा का नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसे हमने प्रूफ कर दिया था। अब बच्चों आज एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग सिखाते हैं। तो ये जो एम्पियर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, जो नियम दिया था, उस नियम का प्रयोग करके हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो इसे कहते हैं बच्चों को भी एम्पियर का नियम का अनुप्रयोग, यानी इसके एप्लीकेशन। हम इसे नियम को यूज करके लगा करके और हम बड़ा आसानी से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला इसका अनुप्रयोग है एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो अनंत लंबाई, तो बच्चों यानी कि बहुत अधिक लंबाई का तार है जिसमें आई धारा बह रही है। धारा की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। हमने मान लिया सपोज नीचे से ऊपर की ओर धारा बह रही है, ठीक है ना। तो एम्पियर का परिपथीय नियम जब लगता है जब तार में बहने वाली धारा को हम किसी एक पथ के द्वारा उसे चारों ओर से घेर लें। अब बच्चों तार में ये धारा जा रही है ऐसे ऊपर की ओर, तो हमने एक सर्किल खींचा, मान लिए भाई हमें ये तो बच्चों ज्ञात है कि जब तार में धारा बहती है, धारा बहने के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान अब हम एम्पियर के परिपथीय नियम से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो बायो-सावर्ट ने नियम दिया था कि भाई एक सूक्ष्म अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है तार के। अब यहाँ पर देखो एक लंबा सीधा तार है, अनंत लंबाई का है, बहुत अधिक लंबाई का है। तो अधिक लंबे सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है धारा बहने के कारण इसमें, उसका मान हम एम्पियर के परिपथीय नियम से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों तो क्या, ये एक तार दिखा दिया हमने, ठीक है ना। इसमें आई धारा बह रही है और अब इस आई धारा को घेरने के लिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु से गुजरने वाला एक परिपथ यानी कि पथ खींच लेते हैं जिससे वो पथ उस बिंदु से होकर जाए और उस धारा को घेर ले। तो यहाँ ये तार सीधा है, ये पथ ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसे एक लंबा सीधा तार है और एक इस टाइप से देखो ऐसे चारों ओर से घेर लिया। मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो इस बिंदु से जाने वाला एक हमने वृत्त खींच दिया। तो ये जो धारा जा रही है देखो ये चारों ओर से घिर गई है ऐसे। जब चारों ओर से घिर गई तो इसका मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम हम लगा सकते हैं। तो बच्चों भाषा में कर देंगे हम कि माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें आई धारा बह रही है। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इतना पर्याप्त है। अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला r त्रिज्या का केंद्र इसका तार पर है। r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इतनी थ्योरी लिखने के बाद देखिए बच्चों भाई, अब यहाँ से ये वृत्त खींच लिया, ये r दूरी हो गई, ठीक है ना। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों मैं एम्पियर का परिपथीय नियम लगा देता हूँ। इस पथ पर हमने ये कोई सूक्ष्म, ये पथ है, इस पथ का एक सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म भाग ले लिया, इस सूक्ष्म लंबाई dl। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, स्पर्श रेखा के अंदिश। हमेशा कोई भी टुकड़ा है जो अवयव है उसकी डायरेक्शन हम स्पर्श रेखा के अंदिश। तो यहाँ टुकड़ा ले लिया तो इसकी दिशा भाई इसकी इधर हो जाएगी, यहाँ ले लिया इसकी इधर हो जाएगी, यहाँ लिया है तो इसकी दिशा स्पर्श रेखा के अंदिश।
ठीक है ना। तो अब यहाँ जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बच्चों, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 दे चुके हैं और एक मैक्सवेल का पेच का नियम। हम इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये बताया दाएं हाथ की हथेली का नियम, देख लो भाई। धारा ऊपर की ओर, उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां हमें चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है, तब हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। अब ये एक सर्किल है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो उंगलियां इस ओर, धारा के सामने अंगूठा, तो देखो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। और ये जो सर्किल है बच्चों, यहाँ पर ये जो सूक्ष्म लंबाई dl, उसकी भी दिशा इधर, यानी कि dl और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही रहेगी। जब समान होगी दोनों दिशा तो दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तो देखो बच्चों, जो शुरू की परिभाषा लिखने के बाद है, ये लिखो भाई एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र यानी V डॉट dl, ठीक है, ये रेखीय समाकलन हो गया बच्चों। और कितना था कि जो धारा बह रही है इसमें उसका म्यू 0 I, ठीक, ये एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। और ये क्लोज्ड है पथ, तो देखो हमने ये क्लोज्ड ले लिया पूरा है, इसका मतलब है क्लोज्ड, ठीक है ना। रेखीय के लिए एक सीधा तार वही है dl सूक्ष्म लंबाई, तो हम ये L भी ले सकते हैं, और ना तो कोई बात नहीं। ये क्लोज सर्किट के लिए है ये एम्पियर का परिपथीय नियम V डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 I। बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने अदिश गुणन पढ़ा है भाई, दो वेक्टर को अदिश गुणन, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा। तो यहाँ पर है V डॉट dl, इतने वेक्टर, तो ये आएगा V dl cos थीटा। थीटा इन दोनों की दिशाओं के बीच का कोण, तो dl की भी डायरेक्शन यही है और V की भी डायरेक्शन यही है, इसका मतलब बीच का कोण 0। तो बोल देते हैं भाई इंटीग्रल V dl cos 0, और ये हो गया म्यू 0 I। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान तो भाई r दूरी पर यही वृत्त है, तो r दूरी, तो तार में धारा बह रही है, इसके कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। जो चीज समान रहेगी कांस्टेंट रहेगा, तो भी कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, कांस्टेंट तो ऐसे का ऐसे, तो b ऐसे बाहर लिख दो। अब ये आ गया बच्चों इंटीग्रल dl cos 0 1 इक्वल टू म्यू 0 I। तो बच्चों v dl, अब dl का इंटीग्रल ये सूक्ष्म लंबाई है, इंटीग्रल का मतलब क्या बच्चों? समाकलन यानी कि समेशन यानी कि पूरा योग। तो इस पूरी परिधि कितनी होती है वृत्त की भाई? 2 पाई r। तो देखो ये इंटीग्रल dl यानी कि ऐसे ऐसे सूक्ष्म खंडों को हम सबको जोड़ करना है, वो इंटीग्रल हो गया। तो बच्चों पूरी परिधि 2 पाई r, तो ये हो गया v इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू 0 I, ठीक है बच्चों भाई। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो v इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, सही है बच्चों। तो अब इसे म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, ये आ गया बच्चों एम्पियर के परिपथीय नियम से किसी लंबे सीधे तार में धारा बहने के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं ये लंबे सीधे तार के लिए। तो बच्चों अब हम याद रखेंगे कि वायु सावर्त के नियम से वो एक सूक्ष्म लंबाई के कारण, सूक्ष्म अवयव के कारण जो धारा बहती है उसमें, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। यहाँ एक लंबा सीधा तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो याद रखेंगे कि लंबे सीधे तार में धारा बहने के कारण उसके निकट r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन r या म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, ठीक है जो पहला अनुप्रयोग हो गया। अब एम्पियर के नियम का हम दूसरा अनुप्रयोग, ठीक है बच्चों। देखिए दूसरा है एक लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
बच्चों एक लंबी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लंबी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों एक लंबी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी इसका एप्लीकेशन है एम्पियर के नियम का, यानी इसका अनुप्रयोग है। अर्थात एम्पियर के परपतीय नियम का प्रयोग करके एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, उसका प्रयोग करते हुए। तो बच्चों ये परिनालिका क्या होती है पहले ये बता दें, ठीक है ना। और परिनालिका में भी हम धारावाही परिनालिका कहेंगे। तो परिनालिका क्या है बच्चों, एक ऐसे मान लीजिए कोई गत्ता ले लें, कोई कागज, मोटा कागज ले लें, उसको बेलन के रूप में मोड़ लें, जैसे ये है, ये मार्कर है, ठीक है ना, ये बेलन के रूप में है ये मार्कर। अब एक इंसुलेटेड वायर यानी कि पॉलिश किया हुआ तार, इस तार को हम देखो कॉपर का पॉलिश किया हुआ तार, इस पर देखो लपेटेंगे ऐसे, ठीक है, ये लपेट लिया, इसका ये लपेट लिया तो वो क्या हो गई, परिनालिका हो गई। चाहो तो इसे बाहर निकाल दो, ठीक है। अब वो परिनालिका तार के फेरे के रूप में हो गई, देखो ऐसे, एक सरैया तार का और दूसरा लपेटने के बाद ये आ गया। बच्चों ये इसका डायमीटर यानी कि व्यास, और ये इसकी लंबाई परिनालिका की। लंबी परिनालिका का मतलब है कि इसके व्यास की तुलना में इसकी लंबाई कई गुना अधिक हो। बात समझ आ रही है, इस व्यास की तुलना में इसकी लंबाई बहुत अधिक हो तो उसे कहते हैं लंबी परिनालिका। तो बात समझ आ रही है, परिनालिका किसे कहते हैं, जो विद्युत रोधी तार होता है पॉलिश किया हुआ कॉपर का पतला, उसे हम ये बेलनाकार है चीज पर किसी पर लपेट कर ऐसे, ठीक है, फेरों के रूप में मोड़ लेते हैं, उसे कहते हैं परिनालिका। लंबी परिनालिका यानी व्यास की तुलना में उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। धारावाही परिनालिका, जब इस तार के सिरों को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, इस पर धारा बहने लगती है तो उसे कहते हैं धारावाही परिनालिका। अब बच्चों जब किसी धारा बहती है किसी तार में, तो ये तो पीछे पढ़ चुके हैं हम कि धारा बहने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो परिनालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो एम्पियर के परपतीय नियम का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। यह है सेकंड अनुप्रयोग। तो बच्चों एक परिनालिका बनाते हैं, देखो हम, यह है परिनालिका, देखो। तो परिनालिका को देखो पहले ये ऐसे बनाया है बच्चों, यहाँ पर ये जो ऐसे समझ लीजिए तार के फेरे हैं, और ये यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, और क्या मतलब है देखो इन डॉटेड लाइन का बच्चों, और ये देखो क्रॉस से दिखा रहा हूँ, देखो ये ऐसे, और वो बता रहा हूँ मैं क्या है क्रॉस का मतलब, ठीक है ना, ये क्रॉस ऐसे, ये देखिए बच्चों, इस क्रॉस का मतलब है कि तार नीचे की ओर जा रहा है और डॉट का तार ऊपर की ओर आ रहा है। यानी कि देखो यहाँ हर एक फेरे में इसकी तार देखो ये लिया हमने, ये ऐसा ऊपर, तो यहाँ पर नीचे गया, ऊपर ऐसे। भाई दिशा तो प्रत्येक वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चेंज होती है, यहाँ डायरेक्शन ऊपर की ओर, यहाँ डायरेक्शन नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, तो ऐसे देखो ये फेरा हो गया। अब यहाँ तार में आई धारा बह रही है, तो इसका मतलब प्रत्येक फेरे में आई धारा बह रही है। तो बच्चों ऐसा हम लोग ये तार देखो ऐसे, ये तार ऐसे, ये तार है, और ये परिनालिका हो गई, ठीक है ना। उस परिनालिका में जब धारा बहने लगी तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, देखो ये इस टाइप से बच्चों, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये बच्चे देखो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दिखा दी मैंने, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ऐसे चुंबकीय बल रेखा है। लेकिन परिनालिका लंबी है तो देखो यहाँ अगर इतने भाग की बात करें हम, तो लगभग ये देखो समांतर है, यहाँ से और भी आएगी, लगभग ये इतनी चीज समांतर हो जाएगी। तो जहाँ समांतर होती है बल रेखा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है।
यानी कि परिनालिका के अंदर ये इसकी अक्ष हो गए बच्चों। ये लंबी अगर खींच देंगे तो क्या कहलाएगी, इसकी अक्ष कहलाएगी। ये बिल्कुल सीधी है, अक्ष हो जाएगी ये ऐसे। तो बच्चों अक्ष के अंदिश ये देखो बल रेखा यहाँ पर अगर थोड़ी बीच की बात करेंगे बीच में तो समांतर होंगी, इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बच्चों अब हमें यहाँ परिनालिका के अंदर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो एम्पियर के परपतीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें जो धारा बह रही है उस धारा को एक ऐसा पथ खींचे हम अपनी ओर से कि वो धारा बाउंड हो जाए, धारा चारों ओर से घिर जाए, परिबद्ध हो जाए हैं। और जब वो बाउंड हो जाएगी तब तो एम्पियर का परपतीय नियम कि भाई पथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो घिरी हुई नेट धारा है उसका म्यू 0 गुना होता है, ये एम्पियर का परपतीय नियम है। तो देखो बच्चों यहाँ से परिपथ बनाने के लिए कैसे खींचे, अब ये सपोज करना ये एक परिनालिका देखो ऐसे ये तार लपेटे हुए हैं, ठीक है ना, मैंने निकाल लिया। तो ये स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग ऐसे एक स्प्रिंग हो गया। अब हमने देखो इसके कुछ भाग को एक ऐसा खींचा, एक आयताकार बॉक्स बनाया, एक तार जैसे मान लीजिए इतना लिया और ऊपर ले गए ऐसे ही और देखो यहाँ बंद कर दिया, ठीक है ना। परिनालिका के अंदर मैंने पूरा निकाल के कुछ भाग में एक तार लिया ऐसे और ये बंद कर दिया। तो पूरी परिनालिका की धारा नहीं तो कम से कम जो जहाँ मैंने ये एक आयत बना दिया बच्चों ऐसे, तो इस आयत के अंदर जितने फेरे हैं उसमें जो धारा बह रही है वो बाउंड हो गई। भाई यहाँ से देखो मैं एक अंदर ठीक बीच में तार निकालूँ यहाँ से तो ऐसे और ऐसे बना दूँ ये, ठीक है ना। तो बच्चों अब ये आयत के अंदर जितने ये फेरे आए देखो ये वाले फेरे, तो इन फेरों में जो धारा बह रही है वो बाउंड हो गई। तो जो बाउंड हो गई, परिबद्ध हो गई, घिर गई धारा उस पथ के द्वारा, तो वो जो धारा घिरी हुई है पूरी धारा नहीं, वो जो धारा घिरी हुई है उसका म्यू 0 गुना होगा B डॉट डी एल। तो बच्चों हम भाषा में बस इतना लिखेंगे यहाँ पर, अब इसका जो डेरिवेशन करेंगे तो कि माना एक लंबी परिनालिका में आई धारा बह रही है और आई धारा बह रही तब, और ये ABCD एक आयताकार यानी परिपथ है जिससे कि ये धारा घिरी हुई है। देखो बच्चों यहाँ मैंने ABCD आयताकार में पथ बना दो, ये इस टाइप से। सही बच्चों, मैंने ये नाम लिख दिया है देखो इसका, चलो स्मॉल में दिया A, ये B, ये C और ये D। ये एक आयताकार पथ हो गया बच्चों A B C D। इस आयताकार पथ के द्वारा हमने ऐसा बाउंड कर दिया, भाई ये बंद हो गया पूरा पथ, आयताकार पथ है। इस आयताकार पथ के अंदर आप जो तार के फेरे होंगे इस परिनालिका में, देखो यहाँ से आ रहे फेरे, तो ऐसे तार के फेरे, तो केवल इतने जो तार के फेरे हैं ए से लेकर बी तक वही तो बाउंड हुए। तो उन तारों में जो बाउंड हुए हैं फेरे उनमें बहने वाली धारा वो घिरी हुई धारा हुई, ना कि इसके बाहर वाली धारा। तो हमें जो एम्पियर के परपतीय नियम में घिरी हुई धारा लेनी है वो ए से बी के बीच में, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए भाई ले देंगे, माना एक लंबी परिनालिका में आई धारा बह रही है, ABCD एक आयताकार पथ है। अब एक आयताकार पथ है तो बच्चों देखो अब यहाँ पर हम A से B के लिए एक अलग एम्पियर का परपतीय नियम, यानी एम्पियर परपतीय नियम तो पूरे नहीं लगेगा, सही ना। और वो इंटीग्रल हम करेंगे तो A से B, B से C, C से D और D से A, पूरा बाउंड कर लेंगे उसे, पूरा बाउंड A से B, B से C, C से D और D से A। तो बच्चों अब एक बात देखिए, यहाँ पर A से अगर B की डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, ये सूक्ष्म लंबाई इसके अंदर DL, तो A से B की ओर जो लंबाई DL सूक्ष्म लेंगे या A से B की दिशा जो है इस परिनालिका की अक्ष के समांतर है। भाई परिनालिका की अक्ष का मतलब क्या हुआ, एक लाइन सीधी खींचो ऐसे बिल्कुल ऐसे, ये इसकी अक्ष हो गई, ठीक है ना। तो इसकी अक्ष के समांतर है A से B भाग। अब ये अक्ष है बच्चों ये, और ये अक्ष पर क्या है BC और AD, भाई BC और AD इसकी अक्ष पर, यानी कि ये AB पर लंब है, AD और BC ये लंब है, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो ये रहेगी, देखो ऐसे, ये तो बल लिखी जाती है बच्चों, ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना।
तो यहाँ देखेंगे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा दिशा है वो इधर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है ए से बी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और वही ए से बी की दिशा, जो तार हम ले रहे हैं, जो दिशा बंद किया है, तो ए से बी के लिए तो भी क्या, दोनों की डायरेक्शन एक ही हो गई। तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। और चुंबक क्षेत्र तो ए से बी की हो रही है, लेकिन बी सी और ए डी इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, तो यह थीटा 90 हो जाएगा। और ये सी डी भुजा है बच्चों, ये पंचनालिका से बहुत दूर है। ये आयत हमने काफ़ी लंबा लिया है ऐसे, तो ये काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर होने के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य हो जाएगा। यानी हम इतनी दूर लेंगे, भाई दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, तो ये इतनी दूर है डीसी भुजा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग नगण्य हो जाएगा। तब हम देखेंगे बच्चों, देखो भैया इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लिख देंगे कि भाई माना एक लंबी पंचनालिका में आई धारा बह रही है और ए बी सी डी एक आयताकार पथ है जिसके अंदर जो फेरे हैं उनमें धारा बह रही है वो घिरी हुई है। तब एम्पियर के परपथीय नियम से, तो देखो बच्चों हैं एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर के नियम से लिख दिया मैंने, एम्पियर के नियम से। भाई क्या है एम्पियर नियम बच्चों, इंटीग्रल v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0, और तो मैंने यहाँ आई 0 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ हम लिख देंगे कि माना परिनालिका में आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, सही बच्चों। अब आई धारा तो ये पूरी परिणाम बह रही है, लेकिन ये पूरी की पूरी धारा बाउंड नहीं है, केवल ए से बी तक ही तो बाउंड है। तो जो बाउंड है, घिरी हुई है, वो एम्पियर परपथीय नियम में आती है। तो मैंने इसलिए पहचान लिया आई 0 लिख दिया है। इस आई 0 का मान देखेंगे भी ए से बी तक कितनी होगी धारा, वो घिरी हुई है। पूरी परिणालिका में तो आई धारा बह रही है, प्रत्येक फेरे में आई धारा बह रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अब कितनी गिरेगी, एक फेरे में आई, दूसरे फेरे में आई, तीसरे फेरे में आई, तो भाई अगर एन फेरे हैं तो एन आई, 2 फेरे हैं तो 2 आई, इतनी धारा हो जाएगी। वो घिरी हुई धारा यहाँ पर आई 0 है। तो बच्चों अब ये ए बी सी डी ये पूरा पथ है, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी से सी से डी डी से ए, पूरा का इंटीग्रल लेंगे भी क्लोज्ड, ये क्लोज इंटीग्रल है ये। अब पूरा इंटीग्रल में यहाँ तो क्लोज लगाएंगे, उसके बाद ए से बी से सी से डी से ए के लिए देखो अलग अलग करके लिखूंगा बच्चों में। कैसे देखो है ए बी सी डी, ए के लिए क्या हो जाएगा, पथ ए बी सी डी के लिए। देखो बच्चों कैसे इस इंटीग्रल को तोड़ना है, देखो है भाई ये तो पूरा बाउंड है ना, तो देखो मैं इस पूरे का मान ए से बी से सी से डी और डी से ए के बीच ले लेता हूँ। तो इसे देखो बच्चों ऐसे लिख दिया, ये इंटीग्रल v डॉट डी एल, लेकिन कहाँ से आता है, ए से बी। तो देखो ये लिमिट होगी बच्चों भाई ए से बी तक, प्लस इंटीग्रल b डॉट डी एल, अब b से c प्लस इंटीग्रल v डॉट डी एल और ये हो गया c से d, प्लस इंटीग्रल b डॉट डी एल और d से a इक्वल टू म्यू 0 आई। चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, जहां आई 0 पथ एबीसी द्वारा घिरी हुई नेट धारा है, जहां आई 0 पथ द्वारा घिरी नेट धारा है। ठीक है बच्चों भाई। अब देखिए इस क्लोज इंटीग्रल के लिए पथ पूरा जो घिरा हुआ है ए से बी तक, ये मैं 4 भागों तो लिख दिया बच्चों, ए से बी तक, बी से सी से डी और डी से ए, ये इतना इक्वल टू म्यू 0 आई 0। ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चों बी डी एल ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर राशि है। अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे वही कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वी और डी एल के बीच का कोण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और जो लंबाई है पथ की उसके बीच का कोण। तो बच्चों ए से बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र तो यही है ना,
चुंबक क्षेत्र और ए से बी की डायरेक्शन भी यही है। देखो ये ए से बी और बी से सी और सी से डी और डी से ए ऐसे। तो ए से बी की डायरेक्शन और चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही है, तो कौन जीरो हो गया। यानी कि इसे बोलेंगे बच्चों हम ए से बी डी एल कॉस जीरो, और ये हो गया बच्चों ए से बी तक, ये बी से सी तक बच्चों बी डी एल और दो बी सी, ये चुंबक क्षेत्र का मान ये, और बी सी के लिए डी एल जो लेंगे सूक्ष्म भाग ये लेंगे बच्चों डी एल। तो बताओ चुंबक क्षेत्र और बी सी ये क्षैतिज ये ऊर्ध्वाधर कोण 90, तो ये आ गया बच्चों बी सी के लिए बी डी एल कॉस 90 प्लस बी डी एल, और ये जो बच्चों बी डी एल देखो यहाँ क्या है, ये सी डी के लिए है, ये सी डी इधर है, लेकिन मैं बताया था ये सी डी जो भुजा है वो परिनालिका से बहुत दूर है, जहाँ की चुंबकीय क्षेत्र इतनी दूर है कि चुंबकीय क्षेत्र लगभग नगण्य होगा, जीरो होगा। तो बच्चों यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जीरो ही हो जाएगा, तो ये तो पूरी चीज जीरो, ये तो जीरो लिख दिया मैंने। अब डी से ए वी डी एल, और इन दोनों के बीच कौन, तो डी ए और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और लंबाई ऐसे, कौन 90, तो वी डी एल कॉस 90 इक्वल टू बच्चों भाई म्यू जीरो आई जीरो। बच्चों cos 90 की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये भी जीरो, केवल ये रह गया बी डी एल कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, यानी ये आ गया भाई इंटीग्रल ए से बी और बी डी एल इक्वल टू, ये तो आ गया जीरो भाई, ये जीरो और प्लस ये भी जीरो, और इक्वल टू म्यू जीरो आई जीरो। अब यहाँ बच्चे तो ये v इंटीग्रल डी एल, v इंटीग्रल डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई जीरो। क्यों, चुंबक क्षेत्र भाई एक समान है, यहाँ से आता पूरा सही ना, तो ये तो एक समान चीज है, तो वो बाहर। सूक्ष्म लंबाई ए से बी के अंदर डी एल, तो भाई पूरा ए से बी तक की लंबाई, इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, ये तो सूक्ष्म लंबाई डी एल, और इंटीग्रल ए से बी का मतलब जो हुआ भाई ए से बी तक, वो पूरी लंबाई ए से बी की। मान लिया मैंने, चलो ए से बी तक की लंबाई एल है बच्चों, ए से बी तक की लंबाई है वो स्मॉल एल है, तो ये क्या हो जाएगा, भी स्मॉल एल हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा बच्चों v इंटू एल, v इंटू एल दिखाई देगा, तो v इंटू एल इक्वल टू म्यू जीरो आई जीरो। सही बच्चों, बी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई जीरो, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आई जीरो का मान निकाल लेते हैं बच्चों। आई जीरो क्या था, पथ के द्वारा घिरी हुई नेट धारा। फेरे तो तार में यहां से लेके यहां तक है, लेकिन पथ द्वारा तो केवल ये फेरे बाउंड है। तो बच्चों हमने ये मान लिया, चलो कि माना एकांक लंबाई में n फेरे हैं। यहाँ पर परिनालिका की एकांक लंबाई में 1 सेंटीमीटर की बात करें सीजीएस में, या एमके में 1 मीटर की बात करें, तो हमने मान लिया भी एकांक लंबाई में स्मॉल एल फेरे हैं, तो 2 लंबाई में 2n, 3 लंबाई में 3n, ठीक है ना, और l लंबाई में nl। तो यहाँ मान लिया बच्चों, इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सही है ना, यहाँ लिखा, इसे मिटा दे रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं। माना परिनालिका की एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो भाई n फेरे हैं बच्चों एकांक लंबाई में, तो l लंबाई में फेरे कितने जाएंगे, nl, इसलिए l लंबाई में फेरे बच्चों nl। अब यहाँ चूंकि परिनालिका में धारा बच्चों आई बह रही है, बताया था भी आई धारा बह रही है, तो प्रत्येक फेरे में आई धारा, और यहाँ l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो गई, nl। तो बच्चों भाई एक फेरे में धारा आई, तो 2 फेरे में 2i, 3 फेरे में 3i, और nl फेरे हैं कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो nli, और जो घिरी हुई धारा आ गई पूरी nli, और इस पथ के द्वारा जो घिरी हुई धारा है वो क्या है, I0। इसलिए बच्चों देखो ये I0 पथ द्वारा घिरी गई धारा I0, यानी कि nli पथ द्वारा घिरी हुई धारा, क्योंकि इस पथ के द्वारा जो घिरे गए फेरे हैं वो nl, एक फेरे में धारा कितनी I, तो भाई
पूरे एनएल फेर में एनएल आई, और जो ग्रीवी धारा को हमने ड्रॉट किया है आई जीरो से, तो आई जीरो इक्वल टू एनएल आई। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर लेते हैं। आई जीरो की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो देखो बच्चों ये आ गया वी एल इक्वल टू म्यू जीरो, और आई जीरो की वैल्यू आ गई एन एल आई। बच्चों एल से एल कैंसिल, तो v इक्वल टू आ गया म्यू जीरो एन आई। ये बच्चों आया हुई v इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। तो b चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में धारा बहने का जो उत्पन्न हुआ है इसके अंदर, b म्यू जीरो जानते हुए निर्वाही चुंबकशीलता, एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और आई इस परिनालिका में बहने वाली धारा। तो बच्चों ये एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग, अभी एक और है अनुप्रयोग, वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो आज हमने एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग 2 बताए थे। एक लंबे सीधे तार के कारण इसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, और एक बच्चों धारावाही एक लंबी परिनालिका है, उस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो लंबे सीधे तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था, फार्मूला ड्राइव कर लिया, याद रखना चाहिए। और परिनालिका के अंदर कितना फार्मूला है भाई, क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान आया, बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। ठीक बच्चों भाई, तो ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ओके, ऑल